वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीए कविता और हम लोग कर रहे थे टीडीएस का कंप्लीट कोर्स। पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं, जिसके अंदर मैंने सैलरी का टीडीएस आपको डिफाइन किया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 के टेबल सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। पार्ट 2 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो वो पार्ट 2 पहले देख लीजिएगा। आज हम नेक्स्ट टेबल्स कवर करने वाले हैं सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 की। ये हम ऑलरेडी कमीशन एंड ब्रोकरेज को कवर कर चुके हैं, रेंट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे टीडीएस डिडक्ट होता है ये भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे टेबल नंबर 4, आइटम नंबर 1, 2, 3, 4। इसके साथ ही इंटरेस्ट इनकम भी कवर करेंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर टीडीएस लगता है वो भी आज के इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बने रहिएगा मेरे साथ, हम लोग हर एक पॉइंट को डेप्थ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर कोई भी आपके पास इनकम रिसीव होती है म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपने परचेज की और उसकी वजह से कोई भी रेम्यूनरेशन इनकम आप लोगों की जनरेट होती है, जैसे कि डिविडेंड आप लोगों को मिला, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। ये आपके पास कहाँ दिया गया है? सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 4 एंड आइटम नंबर 1। मैंने सेक्शन को कैसे पढ़ना है आपको ऑलरेडी बता दिया था। मेरे पास सबसे पहला सेक्शन कौन सा आया था? सबसे पहले टेबल नंबर 1 में हमारे पास क्या आया था? टेबल नंबर 1 में कमीशन एंड ब्रोकरेज आता है हमारे पास। टेबल नंबर 2 में रेंट की बात होती है और टेबल नंबर 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसकी बात होती है। आप लोगों को सभी टेबल सीरियल नंबर आप लोगों को याद रखने हैं। जब तक आप इसको बोलते रहेंगे ना, प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होती रहेगी। टेबल सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 4 आपको क्या बताता है? कैपिटल मार्केट से आपको अगर कोई इनकम होती है, अगर कैपिटल मार्केट में आइटम नंबर 1 की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड आप लोगों ने परचेज की और उसके ऊपर कोई भी इनकम आई तो उसका टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? कुछ एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं या फिर स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी यूनिट्स होती है और उसके ऊपर भी इनकम रिसीव होती है। अगर उनकी यूनिट्स के ऊपर भी इनकम रिसीव हुई तो आप लोगों को उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी अदर स्पेसिफाइड कंपनी है जिसकी यूनिट से आपको इनकम रिसीव होती है, आपने उसकी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेज की, उससे आपको कोई भी इनकम रिसीव होती है तो टीडीएस डिडक्ट करेगा। पेयर कौन होगा? कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। रेट रहेगा 10% और थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इसकी रहेगी वो 10,000 रुपीज की रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर टू इन सेक्शन 223 being the nature referred to in schedule 5 payable to a unit holder of a business trust। देखिए, यहाँ बिजनेस ट्रस्ट जिसकी बात हो रही है वो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर होता है। जो बिजनेस ट्रस्ट है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल REIT, INVIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे कि REIT की मैंने बात की आप लोगों से, REIT के पास ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मॉल्स, ऑफिसेज और अदर टाइप से कोई भी बिल्डिंग्स इसके पास है, जिसे क्या करता है? रेंट कमाता है। क्लियर? जो REIT है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे वो क्या करता है? रेंट कमाता है, प्रॉफिट कमाता है और बाद में अपने यूनिट होल्डर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, अपने पास भी रखा जाता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रपोर्शन जो है अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी ये लोग कर देते हैं, तो उसकी वजह से इनको इनकम रिसीव हो जाती है। तो ये जो स्पेशल नेचर के बिजनेस ट्रस्ट बने हुए होते हैं, अगर इन्होंने कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर किया अपने यूनिट्स के ऊपर, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के ऊपर, तो इसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। डिडक्ट कौन करेगा? जो बिजनेस ट्रस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वही यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। रेट रहेगा 10% और इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट नील की है, यानी आप जितना भी ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर आपको टीडीएस तो डिडक्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है इन्वेस्टमेंट फंड की। अब मेनली ये समझ लो कि इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है? ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट पूल होता है। इन्वेस्टमेंट पूल यानी कि ये क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से इन्होंने यहाँ पे मनी कलेक्ट की और इस मनी को आगे फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं। एक पर्सन ने, आप बहुत सारे पर्सन हो, आप बहुत सारे पर्सन से एक पर्सन ने मनी कलेक्ट की,
मनी कलेक्ट करके और वो पैसा जो था वो आगे फर्दर इसने इन्वेस्ट कर दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट से पैसा बचेगा ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन आगे उस पैसे को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसमें से कुछ प्रोपोर्शन अपने पास रखे, बाकी जो था जिन यूनिट होल्डर्स ने इसमें पैसा लगाया था, इसको पैसा दिया था, ये इनको वापस से कुछ ना कुछ प्रॉफिट का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड ने जितना पैसा वापस किया यानी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके ऊपर 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और इसमें भी थ्रेशोल्ड लिमिट आप लोगों के पास नील आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होता क्या है, देखिए कोई भी बैंक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक XYZ बैंक है, XYZ बैंक ने बहुत सारे लोगों को लोन दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को लोन दिया हुआ है। अब इसका पैसा क्या हुआ, इसका पैसा स्टक हो गया इन सभी को लोन देने के लिए। अब इसके पास कैश नहीं है, XYZ बैंक के पास अब फिलहाल कैश नहीं है। तो अब XYZ बैंक क्या करेगा, ये एक काम करेगा, ये किसी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से बात करेगा। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को क्या बोलेगा कि मैं एक लोन का बंडल बना करके आपको दे रहा हूँ, मैं अपने कुछ लोन्स का बंडल बना करके आपको दे रहा हूँ, आप इनके बदले में मुझे कैश दे दो और इन लोन से जितनी भी EMIs आएंगी वो कल को आप रख लीजिएगा, मुझे मत देना। जो ब्याज आएगा, जो EMIs आएंगी वो आपकी, और आप मुझे इसके बदले में इतना कैश दे दो। तो इस तरीके से इनकी सेटलमेंट होती है और बैंक का अपना पर्पस पूरा हो जाता है, इसे कैश मिल जाता है और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट इस लोन में से पैसा कमा लेता है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा तो ऑब्वियसली जो बैंक है बैंक को नहीं देगा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में देखते हैं, वो इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, वो कितने में लोन्स जो है वो परचेज कर रहा है। अब यहाँ से जो भी इनकम हुई किसको, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को, उसमें से कुछ इनकम का पार्ट ऑब्वियसली वो अपने यूनिट होल्डर्स को भी देगा, इन्वेस्टर्स को भी देगा। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने जितना भी पार्ट आगे फर्दर ट्रांसफर किया है यूनिट होल्डर्स को, उसका 10% जो है उसका टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट इसके अंदर नील रहेगी। तो कैपिटल मार्केट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। जो कैपिटल मार्केट है वो किसमें आएगा, टेबल नंबर 4 के अंदर आएगा। टेबल सीरियल नंबर 4 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, एक तो म्यूचुअल फंड्स, दूसरा अगर आपके कोई बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स हैं आप लोगों के पास, या फिर इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट्स हैं या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की यूनिट्स हैं, उसके ऊपर आपको कोई भी इनकम मिली है तो आप लोगों का टीडीएस 10% के रेट से डिडक्ट किया जाएगा। फ्लैट 10% का रेट ध्यान रखिए, बस ये ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड में थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 की है, बाकी इन तीनों में थ्रेशोल्ड लिमिट नील की है। क्लियर हो गया, हाँ जी मैम। इसमें वैसे समझने से ज़्यादा रट्टाफिकेशन आपको काम आएगा, ये इसका ज़रूर आप रट्टाफिकेशन लगा लीजिएगा कैपिटल मार्केट का। अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, टेबल सीरियल नंबर 1 में कमीशन, देन हमारे पास क्या आया था, रेंट। टेबल सीरियल नंबर 3 में हमारे पास क्या आया था, 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने ट्रांसफर की थी। टेबल सीरियल नंबर 4 में आपके पास आ गया कैपिटल मार्केट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की, विच इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको आइटम नंबर 1 में क्या दिया हुआ, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, सबसे पहले सिक्योरिटीज का मतलब आप लोग समझिए। देखिए अगर कोई भी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए हैं किसी कंपनी ने, फिर से मेरी बात सुनिए, कोई भी डिबेंचर्स इशू किए हैं, कोई भी बॉन्ड्स इशू किए हैं गवर्नमेंट का किसी भी कंपनी ने, या फिर सिक्योरिटीज इशू की है या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए हैं किसी भी पर्सन ने, और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जिसको आपने डिबेंचर्स इशू किया आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जितना इंटरेस्ट आप लोग उसको पे कर रहे हो उसके ऊपर आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जो रेट है, रेट आपका रहेगा 10% का, 10% के रेट से आप लोगों को टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। यहाँ पे रेट इन फोर्स लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल रेट जो है वो इसका फिलहाल 10% है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, नोट साथ में लेके बैठोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, उसके पास आपने पैसा रखा हुआ है, कोई भी एफडी है, आरडी है, इनमें से किसी के ऊपर भी अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इंटरेस्ट दिया हो या फिर पोस्ट ऑफिस ने आपको इंटरेस्ट दिया हो, उसके ऊपर आप जो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं
या फिर पोस्ट ऑफिस है वो आपका जो टीडीएस है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, एफडी, आरडी, सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जो भी बैंक डिपॉजिट आप लोगों ने किया है उसके ऊपर ये टीडीएस जो है ये डिडक्ट किया जाएगा। 10% के रेट से ये टीडीएस डिडक्ट होगा, बट यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए अलग है। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक की थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी 1 लाख तक टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट जो है वो प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ एनी इनकम बीइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा कोई इंटरेस्ट है। देखिए बैंक आपको सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देगा। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, राइट, बट इनके अलावा यहाँ पे आपको कौन दे रहा है, पेयर कौन है, यहाँ पे आपका पेयर कौन है, यहाँ पेयर था बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। लेकिन इनके अलावा भी तो कुछ स्पेसिफाइड पर्संस हो सकते हैं ना, जो कि आप लोगों को ब्याज देते हो, जो आप लोगों को इंटरेस्ट देते हो। हाँ जी मैम, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो जो स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी बिजनेस की टर्नओवर जो है 1 CR से ज्यादा हो और प्रोफेशनल टर्नओवर जो है 50 लाख से ज्यादा हो, और अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन में। लेकिन यहाँ साफ तौर पे लिखा है जो सीरियल नंबर 5 और आइटम नंबर 2C जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी स्पेसिफाइड पर्सन होंगे अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जैसे अब आप मेरी बात सुनिए, अगर आप लोगों ने किसी भी पर्सन से पैसे लिए, अपनी आपकी कोई फर्म है, फर्म के अंदर आपको पैसा चाहिए था इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने किसी थर्ड पार्टी से लोन ले लिया, तो जिस भी पार्टी से आपने लोन लिया आप उसको इंटरेस्ट तो देंगे, ब्याज तो देंगे। जरूरी थोड़ी है कि वो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस हो। अदर देन दैट भी तो आप किसी ना किसी इंडिविजुअल से भी इंटरेस्ट पे पैसा ले सकते हैं। तो जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे 10,000 से ज़्यादा अगर आपने उसको इंटरेस्ट दिया तो 10% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 नोट दिए हुए हैं आप लोगों के पास। इन नोट्स का अगर मैं क्रक्स बताऊं, नोट 1 की बात करते हैं। नोट 1 आपको क्या कहता है, ये अब बात कर रहा है आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 3 के बारे में। टेबल सीरियल नंबर 5, आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 3, ये जो अभी हमने स्टडी किया, इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि अगर कोर बैंकिंग सिस्टम है, ये देखिए ये लिखा हुआ है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, तो आप लोगों की जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है ये कंप्लीट टोटल के अंदर चेक होगी। जैसे कि देखिए आप एचडीएफसी बैंक की बात कीजिए, आपका खाता एचडीएफसी बैंक दिल्ली में भी है, सोनीपत में भी है और हिसार में भी है, 3 शहरों में आपका खाता है। अब यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आ जाता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी ये सभी ब्रांचेस आपस में जुड़ी हुई हैं, जो दिल्ली है, सोनीपत है और हिसार है, इन तीनों की ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। आज के टाइम में ना ऑलमोस्ट हर बैंक्स का, इवन 100% बैंक्स के पास क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो इन सभी के पास कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास जितना जितना इंटरेस्ट तीनों से आया, हिसार से, सोनीपत से और तीसरा हमने लिया था दिल्ली से, जो टोटल इंटरेस्ट आया वो टोटल के बेसिस पे आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं 1 लाख की और 5 लाख की वो चेक करनी है। यहाँ पे 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेम तरीके से आप लोगों को चेक करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास क्या कह रहे हैं कि अगर लास्ट टाइम कोई भी शॉर्ट डिडक्शन हुआ टीडीएस का या फिर एक्सेस डिडक्शन हो गया टीडीएस का, तो नेक्स्ट पेमेंट के टाइम उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये हमारे पास क्या कह रहा है, नोट नंबर 2 कह रहा है। अब हमने 5 टेबल सीरियल नंबर तक हमने कवर कर लिया है। सबसे फर्स्ट हमारे पास थी कमीशन की, सेकंड हमारे पास थी रेंट की, थर्ड हमारे पास थी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोगों ने ट्रांसफर की थी उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ था, फोर्थ हमारे पास थी कैपिटल मार्केट की और फिफ्थ हमारे पास आ गई इंटरेस्ट की। तो इसको आपने रिवाइज करते चले जाना है, जितना रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। सेक्शन कौन सा था, 393 सबसेक्शन 1, टेबल सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, पांचों हमारी कवर हो चुकी हैं। एक हम कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन भी आज कवर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का टेबल सीरियल नंबर हमारे पास क्या है, टेबल सीरियल नंबर 6 है। बहुत डिटेल में इस चीज को समझ लेना, क्योंकि ये सेक्शन आपके पास ऑलमोस्ट बिजनेसमैन के पास लगता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास सेक्शन 194C एप्लीकेबल होता था। ये पहले होता था सेक्शन 194C, अब हमारे पास क्या आ गया, सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर
6 और इसके आइटम नंबर 1 2 3 हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, अभी जो मैं पिछला था हमारे पास टेबल सीरियल नंबर 5, इसमें ध्यान रखिएगा 140 फॉर्म फाइल होगा, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 6 पे। अब देखिए आइटम नंबर 1 में आपके पास क्या दिया हुआ है, एनी सम कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द डेजिग्नेटेड पर्सन। किसी भी पर्सन से आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल काम करवाया तो इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना होता है आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं वर्क की डेफिनेशन। वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क की डेफिनेशन आपको दी हुई है सेक्शन 402 सबसेक्शन 47 में। ये हम आ गए हैं सेक्शन 402 सबसेक्शन 47। यहाँ पे आपको वर्क की कंप्लीट डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी उस टाइप का अगर वर्क आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एक्टिविटीज़ के अंदर आप कर रहे हैं वो, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ एडवर्टाइजिंग, अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, यानी कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो प्रोग्राम्स का उन ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग के लिए। कैरेज, इवन अगर आप करते हो कैरेज ऑफ गुड्स या फिर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन बाय रेलवेज, यानी रेलवेज का इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अदर देन रेलवेज आप किसी भी मोड से ट्रांसपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट अगर है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, जॉब वर्क आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई काम करके दे रहा है, आपने फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनवाया, वो सॉफ्टवेयर आपने अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनवाया, आपने उसे बताया कि इस सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए। तो आपने अगर कुछ भी अपने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कोई भी काम करवाया, अपनी स्पेसिफिकेशंस बता के आपने कोई काम करवाया है जो कि जॉब वर्क से रिलेटेड काम होते हैं, वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जो भी पर्सन इसको परचेज कर रहा है और उसका जो एसोसिएट पर्सन है, बीइंग अ पर्सन प्लेस्ड सिमिलरली इन रिलेशन टू सच कस्टमर एज द पर्सन प्लेस्ड इन रिलेशन टू द असेसी अंडर द प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 36 सबसेक्शन 3। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जॉब वर्क में होता क्या है, जॉब वर्क में ना जो मटेरियल होता है, मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? ऑलमोस्ट केसेस में बायर ही प्रोवाइड करता है। बायर मटेरियल प्रोवाइड करता है और उसको अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेंज करवाता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि अगर जो मटेरियल है वो किसी एसोसिएट से खरीदा जाता है, एसोसिएट यानी कि बायर की रिलेटेड पार्टी, अगर बायर की किसी रिलेटेड पार्टी से परचेज किया जाता है और वो जो रिलेटेड पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, राम है, राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया किससे? श्याम से, श्याम से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन राम ने डायरेक्टली, अब क्लोथिंग के ऊपर इसने कोई वर्क करवाना था, इसने डायरेक्टली इसको क्लोथ प्रोवाइड नहीं किया, इसने क्लोथ नहीं दिया। राम ने क्लोथ्स को कुछ अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाना था लेकिन कपड़ा इसने नहीं दिया। इसकी कोई रिलेटेड पार्टी थी, इसकी कोई सिस्टर कंसर्न थी, कौन? घनश्याम। इसकी कोई रिलेटेड पार्टी है, एसोसिएट है, या आप कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न है। इसने क्या किया? इसने क्लोथ इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसने क्लोथ इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इवन अगर आपके एसोसिएट ने भी मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 3, तो भी इसको वर्क माना जाएगा, तो भी ये जॉब वर्क के अंदर आ जाएगा। क्लियर? अब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इंक्लूड कौन से नहीं होंगे? देखिए एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोई भी एक स्कूल है, कोई भी एक स्कूल है, स्कूल ने यूनिफॉर्म्स बनवानी है, स्कूल ने यूनिफॉर्म बनवानी है, उसने राज टेलर से कांटेक्ट किया, उसने, ये राज एक टेलर है, इससे कांटेक्ट किया। अब ऑप्शन नंबर 1 क्या है? स्कूल ने क्लोथ इसे खुद से प्रोवाइड किया, स्कूल ने क्लोथ्स खुद से प्रोवाइड किया, स्पेसिफिकेशंस बता दी और राज टेलर ने उस क्लोथ की यूनिफॉर्म्स बना करके स्कूल को दे दी। यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा, इसे वर्क के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। बट सेकेंड ऑप्शन में क्या हुआ? स्कूल ने जस्ट इसको बता दिया कि मुझे इस टाइप की यूनिफॉर्म चाहिए, राज ने किसी थर्ड पार्टी से क्लोथ परचेज किया, राज ने थर्ड पार्टी से क्लोथ परचेज करके और
खुद से यूनिफॉर्म बना करके स्कूल को दे दी। अब यहाँ पे क्या था, इसने जो कपड़ा परचेज किया वो किसी थर्ड पार्टी से किया जो इसकी एसोसिएट भी नहीं है, तो यहाँ पे ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। बट अगर स्कूल इसको कपड़ा दे रहा है, स्कूल इसको स्पेसिफिकेशंस भी दे रहा है, तो यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी मैम, वर्क का ये 47 नंबर सबसेक्शन हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने मेन सेक्शंस के ऊपर। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपने टेबल नंबर सीरियल नंबर 6 पे। टेबल सीरियल नंबर 6 आइटम नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे थे। वर्क के डेफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ ली है यहाँ पे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। अब यहाँ पे जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच में होगा, किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन के बीच में और डेजिग्नेटेड पर्सन के बीच में। देखिए पहले आपके पास वर्ड क्या लिखा हुआ आ रहा था, स्पेसिफाइड पर्सन। अभी तक जो आपने पीछे सेक्शंस देखे वहां वर्ड क्या लिखा हुआ आ रहा था, स्पेसिफाइड पर्सन। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेजिग्नेटेड पर्सन। तो कुछ तो डिफरेंस होगा स्पेसिफाइड पर्सन में और डेजिग्नेटेड पर्सन में। हाँ जी मैम, डिफरेंस तो होगा। तो इसको हमें डिटेल में समझना है, डेजिग्नेटेड पर्सन क्या है। देखो मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ और मैं डैम श्योर होकर के कहती हूँ थियोरेटिकल आप किसी भी टीचर का इवन पेड क्लासेस भी ले लीजिए, इससे ज़्यादा डेप्थ को आपको उन्होंने भी नहीं बताया होगा। तो ये क्लासेस जो कि आप लोगों को पेड में भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो इतना सा कंसिडरेशन आप मेरे लिए ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अगला हमारे पास डेजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन। डेजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी आपको सेक्शन 402 सबसेक्शन 11 के अंदर मिल जाएगी। ये रही हमारे पास सेक्शन 402 सबसेक्शन 11 डेजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन। ये दोनों के दोनों पीडीएफ ना मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। वैसे ये इनकम टैक्स की साइट से ही मैंने भी डाउनलोड किए हैं, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे। डेजिग्नेटेड पर्सन फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 6 आइटम नंबर 1 मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आप लोगों को जस्ट रीड आउट करना है, मुझे दिखाना ज़रूरी था। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को पॉइंट्स जो है एक बार रीड आउट करने पड़ेंगे। रीड आउट आप लोग कर लीजिएगा, इसके अंदर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि मैम टीडीएस कितना डिडक्ट होगा। यहाँ पे इन कामों के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ जहाँ पे लेबर भी था और कैरिंग इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, कोई भी ऐसा वर्क हो जिसमें सप्लाई ऑफ लेबर भी इंक्लूड हो। तो यहाँ पे रेट कितना रहेगा, 1% इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा। 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा अगर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो। थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है 30%। अगर वन टाइम आपने कोई पेमेंट की उसमें 30,000 की लिमिट है। और अगर एग्रीगेटली की बात करूँ, एग्रीगेटली मतलब देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हुए या एक ही कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी पेमेंट किया आपने। अगर 40,000 आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के पे किए, 30,000 आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के पे किए, या इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। यहाँ पे आपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के पे किए 30,000, दूसरे के पे किए 25,000, 30,000 एंड अगेन आप लोगों ने पे कर दिए 30,000। तो यहाँ पे एग्रीगेट, यहाँ पे सारे पैसे आपके 30,000 या उससे कम जा रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली एग्रीगेट अमाउंट का टोटल करो तो इसका 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 सबका टोटल मिला करके 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है। यानी अगर इनकी एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा की होना तो टीडीएस डिडक्ट होगा। मैम फिर तो हम ये कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे। कोई भी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे 100 कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं या 50 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, हम सबकी लिमिट थोड़ी चेक करते रहेंगे। तो एक काम करो ना, सबका टीडीएस डिडक्ट कर दो। 30,000 से ऊपर जो भी है सभी का टीडीएस डिडक्ट कर दो, कोई इशू नहीं आएगा। मैम ओवर कंप्लायंसेस हो जाएंगे। ओवर कंप्लायंसेस से कुछ नहीं होता, अंडर कंप्लायंस नहीं होना चाहिए बस। अगर आप यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाइज आज हमने आइटम नंबर 1 तक कंप्लीट टॉपिक कवर कर लिया है। आइटम नंबर 2 हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आइटम नंबर 2 हम लोग कवर करेंगे
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इतना मोटिवेशन हमारे लिए भी ज़रूर बनता है। बने रहिएगा इस पूरी सीरीज में मेरे साथ। मुझे अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका प्रैक्टिकल सेशन भी इसी वीडियोस के अंदर, इसी सीरीज के अंदर बताऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे भी मोटिवेशन का पार्ट ज़रूर चाहिए। मुझे आप लोगों की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन चाहिए, लाइक चाहिए, और चैनल को ज़रूर एक शेयर भी कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी वैल्यूएबल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।